स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों और बहनों, अपने इस कार्यक्रम के जरिए कृषि के क्षेत्र में होने वाले नए नए अनुसंधान कार्य और शोध कार्य, नई नई वैज्ञानिक विधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के कार्यक्रम में खबरें खेती की, मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही आपके पत्र और ईमेल्स भी शामिल किए जाएंगे। आपकी चिट्ठी आपका ईमेल्स में, तो बने रहिए हमारे साथ। करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। गाय दूध नहीं देती फिर भी करोड़ों की कमाई। कटीले कैक्टस से सुपाच्य पशु आहार। पशुओं में मीथेन उत्सर्जन रोकने के लिए वैक्सीन विकसित। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार द्वारा गोकुल मिशन की स्थापना के बाद हमारी देसी गायों की महत्ता बढ़ गई है। इनके द्वारा प्राप्त गोबर और मूत्र से कई औषधियों का निर्माण होता है। गायों की बढ़ती उपयोगिता के मद्देनजर पशुपालक इनको अपनी आय के लिए अपना रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। यूं ही छोड़ दिए गए अनुत्पादक यानी दूध न दे पाने वाली गायों को इन दिनों गौशालाओं द्वारा पाला जा रहा है। गौशालाओं से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की गौशालाओं ने प्रभावी रूप दिया है। सर्वेक्षण आधारित आंकड़ों के अनुसार एक गाय औसतन 10 किलो गोबर और 10 से 12 लीटर मूत्र देती है। परीक्षण बताते हैं कि मात्र 10 किलो गोबर से 7 किलो तक खाद प्राप्त हो जाती है, तो वहीं 10 लीटर मूत्र से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जबकि गाय के खान पान का खर्चा अधिकतम 50 रुपए ही आता है। इस तरह से गाय दूध भले ही न दे पाए, पशुपालक की बेहतरीन आय अवश्य करा रही है। दुधारू पशुओं के लिए संतुलित पौष्टिक आहार का विशेष महत्व होता है। हमारे कृषि वैज्ञानिक सालों साल पशुओं को हरा एवं पौष्टिक आहार मिलता रहे, इसके लिए महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। दुधारू पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए पोषक तत्व भरा आहार विशेष भूमिका निभाता है। इस दिशा में मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान विशेष भूमिका निभा रहा है। यहाँ पशुओं के लिए स्थानीय आहार तैयार किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वपूर्ण शोध सामने आई है, जिसमें कांटा रहित कैक्टस को पशु बड़े चाव से खाता है। अतः इसे इसके नियमित आहार में मिलाकर उसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ाई जा सकती है। पशुओं के द्वारा जुगाली के दौरान मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जिसको हमारे वैज्ञानिक पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं समझते। पर्यावरण को पशुधन से नुकसान ना हो, इस ओर हमारे कई संस्थान ऐसे टीके इजाद करने में लगे हुए हैं, जिससे पशु स्वास्थ्य भी ठीक रहे एवं पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। अपार पशुधन संजोए भारत में पशु उत्पादों से पशुपालक खासी आय ले रहे हैं, मगर वहीं इस जुगाली करते पशुधन से मीथेन गैस भी निकल रही है, जो पर्यावरण के लिए खतरा बनी हुई है। इसके नियंत्रण के लिए पशुधन आहार में बदलाव करने पर सफल अनुसंधान हुए हैं। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा पाया गया है कि यह एक महंगा सौदा है। इसे देखते हुए संस्थान द्वारा एक वैक्सीन विकसित की गई है। प्रारंभिक परीक्षण में टीकाकरण के बाद बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसी श्रृंखला में शोध जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार यह विश्व स्तरीय शोध सफलता न केवल पशुधन बल्कि पर्यावरण हितैषी भी है। किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। पिछले 36 घंटों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जगह बर्फ गिरी और बारिश हुई। केरल, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात हुई। इनके अलावा छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बारिश हुई। अब बात देश के अलग अलग हिस्सों के तापमान की करें तो उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम रहा, जबकि विदर्भ और तेलंगाना में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में
कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों में मक्का की बुआई कर सकते हैं किसान। मक्का की PMH 10, PMH 9, PMH 8, PMH 7, PMH 1 और PMH 2 किस्मों की बुआई कर सकते हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। पंजाब के मैदानी इलाकों में जिन किसानों ने फलों के बाग लगाए हुए हैं वह छोटे पौधों को ठंड से बचाएं। इसके लिए पौधों को प्लास्टिक की चादर से ढकें। बिहार के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में जिन किसानों ने गेहूं की बुआई देर से की थी वह गेहूं में सिंचाई करें। वहीं झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी इलाकों में मूंग की बुआई करें। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषक हमारे देश का आधार है। कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है। कृषि के क्षेत्र में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। अपनी समस्या और जिज्ञासा को आप अवगत करवाते हैं अपने पत्रों और ईमेल्स के जरिए। तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और देखते हैं आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल। आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में आपके बड़े प्यार भरे खत हैं और इसमें प्यार तो है ही, साथ साथ आपने जो जानकारी चाहिए है वो जानकारी इसमें सजो करके हम आपके सामने लाए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस जानकारी के यानी कि आपके खतों का उत्तर देने के लिए हम हमेशा आमंत्रित करते हैं एक विशेषज्ञ को। और इस बार हमारे साथ विशेषज्ञ है कृषि मंत्रालय के कृषि विस्तार विभाग के अवर आयुक्त डॉक्टर YR मीना साहब। मीना साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप इजाज़त कीजिए तो मैं शुरुआत करूँ। जी, तो पहला ये ख़त जो आया है हमारे पास डॉक्टर साहब, ये आया है संजीव सुमन का। और ख़त क्या, ये ईमेल है। आजकल देखिए हमारा किसान बहुत ही जागरूक हो गया और ईमेल भेजता है। तो मीना साहब, इसमें जो ख़त आया है भाई संजय सुमन का, ये कह रहे हैं कि एक देसी गाय पालना चाहते हैं और देसी गाय ऐसी पालना चाहते हैं कि जिससे कि उनको पूरी सेवा का मौका भी मिले और सेवा के साथ साथ उससे उनको मेवा भी प्राप्त हो, यानी कि वो अधिक उसका उत्पादन ले सकें। तो ऐसी अधिक दूध देने वाली गाय इनको कहाँ से प्राप्त हो सकती है और इसके लिए मोटी मोटी क्या सावधानियाँ बरतें? हमारे किसान भाई का देसी गाय पालने का जो ख्याल है निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि गाय एक इस तरीके का पशु है जो हम पूर्वजों के टाइम से उसको पालते आए हैं और बहुत ही लाभदायक पशु है। खासकर देसी नस्लों की अगर हम बात करते हैं तो भारत में बहुत सी
प्रमुख नस्लें हैं, जैसे गीर, थारपारकर, राठी, साहिवाल, नागौरी। ये बहुत सी प्रमुख किस्में हैं गाय की, जो अलग अलग क्षेत्रों में हमारी जो यहाँ की प्राकृतिक जो संपदा है, जो जलवायु है, वातावरण है, उसमें भली भांति बिना कोई खास देखभाल के ये पलती और बढ़ती हैं और अच्छा दूध उत्पादन देती हैं। खासकर जैसे थारपारकर प्रजाति की मैं बात करता हूँ। थारपारकर नस्ल जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो थार का क्षेत्र है राजस्थान में, रेगिस्तानी क्षेत्र, जहाँ पर गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तापक्रम चला जाता है, ऐसी परिस्थितियों में भी ये गाय आसानी से सर्वाइव करती है और अच्छा दूध उत्पादन इससे मिलता है। तो मजबूती के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में भी अच्छी हैं। अभी तो मशीनरी का युग आ गया, नहीं पहले खेती के लिए जो बैल है वो भी इन नस्लों के काफ़ी मजबूत, अच्छी कद काठी के और काफ़ी तेज़ी से काम करने वाले होते थे। तो निश्चित तौर पर इन्होंने जो ख्याल किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी नस्ल लें, देसी में भी अच्छी प्योर ब्रीड लें, और उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, आप संपर्क करें उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा। ये बहुत अच्छा एक संस्थान है, देश का अग्रणी संस्थान है, जो गौवंश पर लंबे समय से अनुसंधान कार्य कर रहा है, चिकित्सक कार्य भी यहाँ पर हो रहा है। और दूसरा एक संस्थान है केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान, ग्रासलैंड रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश में है ये भी। और दोनों प्रमुख संस्थान हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, और जो भी देसी नस्ल की आप गाय पालना चाहें, उसके बछड़े या जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आजकल कृत्रिम गर्भाधान से भी ये नस्लें तैयार की जाती हैं, तो उसका प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। और इसको पालने के लिए किस तरीके से आपको प्रबंधन करना है, कैसे आप ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ये पूरा ज्ञान आपको यहाँ से मिल सकता है। डॉक्टर साहब, मैं एक अगला ख़त ले रहा हूँ, और अगला ख़त जो है बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक जागरूक हैं हमारे जो दर्शक हैं, रिंकू कुशवाहा। रिंकू कुशवाहा जो हैं वो लिखते हैं कि उनको जो पत्रिकाएं हैं वो पत्रिकाएं चाहते हैं कि निःशुल्क मिलें कहीं से। हमारे देश में कृषि साहित्य बहुलता में उपलब्ध है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बहुत से राज्यों के कृषि विस्तार निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, ये समय समय पर कृषि साहित्य प्रकाशित करते हैं। और राज्यों के कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, ये भी कृषि साहित्य प्रकाशित करते हैं। और कई बार जब प्रशिक्षण का आयोजन होता है, उनमें किसान भाइयों को बुलाया जाता है, कृषक महिलाएं आती हैं, तो ऐसे मौक़ों पर ये मुफ्त में भी कृषि साहित्य उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अगर नियमित रूप से आपको मंथली, बाई मंथली या 6 मंथली जो पत्रिकाएं पढ़नी हैं, तो वो निश्चित तौर पर थोड़ा सा खर्चा उसमें करना पड़ेगा, और थोड़ा खर्चा करके आप बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर लें, प्रशिक्षण भी लें उनके माध्यम से, और कृषि साहित्य भी वहाँ आपको बुलेटिन के फॉर्म में, या जैसे खरीफ फसल विशेषांक, रबी फसल विशेषांक, इसके अलावा टमाटर, बैंगन, भिंडी या फूलों की खेती, इस तरीके के छोटे छोटे लीफलेट आपको वहाँ से मिल सकते हैं। प्रशिक्षण के साथ साथ साहित्य भी मिलेगा। तो आप संपर्क में रहें कृषि विभाग के अधिकारियों के, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के, और आसपास कोई कृषि विश्वविद्यालय हो तो वहाँ का जो विस्तार संभाग है वो भी मेलों का भी आयोजन करते हैं, और इन मेलों के दौरान मुफ्त में कृषि साहित्य किसानों को उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अगला ख़त ले रहा हूँ, और ये ख़त अलीगढ़ से आया है। अलीगढ़ से जो है अकराबाद से है, और भाई सोम प्रकाश जी लिख रहे हैं। सोम प्रकाश जी कहते हैं कि वो अपने क्षेत्र में औषधीय और सगंधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, और इसके लिए वो चाहते हैं कि उनको एक तो सही जानकारी मिले। ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, और क्या वो कम पैसे में इसकी शुरुआत कर सकते हैं? निश्चित तौर पर किसान भाई जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट हैं, जिनको हम औषधीय या सगंधीय पौधे बोलते हैं, उसको छोटे से स्तर से चालू कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि शुरुआत में छोटे स्तर से ही चालू करना चाहिए। इससे किसानों को ज्ञान, उसका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, और मार्केटिंग, कई बार बड़े स्तर पर हम कोई नया व्यवसाय करते हैं तो मार्केटिंग यानी विपणन में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक से दाम नहीं मिल पाते, या कभी कभी आसपास में बिकता नहीं है माल। तो उसके लिए भी पहले से ही अगर कोई लिंक कर लें, कोई व्यवस्था कर लें, बाज़ार देख लें, तो बहुत अच्छी बात होगी। रहा प्रशिक्षण या ज्ञान बढ़ाने का, मेडिसिनल
एरोमेटिक पौधों के क्षेत्र में, तो सबसे पहले तो नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क किया जा सकता है। वहाँ बागवानी विशेषज्ञ होते हैं, वो आपको प्राइमरी जानकारी, जो प्राथमिक जानकारी है वो देंगे। इसके अलावा बागवानी विभाग जो राज्य का है, उसमें जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, या अभी इन दिनों MIDH के नाम से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी का समन्वित विकास, उसके ऊपर एक मिशन चल रहा है जिसको राज्यों के बागवानी अधिकारी चलाते हैं। उनसे संपर्क कर लें, वो आपको प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएंगे, कृषि साहित्य भी आपको मिलेगा, और पौधे लगाने के साथ साथ आपको कोई ना कोई योजना के तहत, जैसे MIDH योजना है, उसके तहत आपको वित्तीय सहायता भी मिलेगी। ये तो रही लोकल की बात। इसके अलावा गुजरात में केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पौध अनुसंधान संस्थान है आनंद में, वहाँ पर जाकर के भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। और लखनऊ में भी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधीय अनुसंधान संस्थान, जो CSIR के अंडर में काम करता है, ये संस्थान वहाँ पर भी है। आप कहीं भी जाकर के प्रशिक्षण लेकर के, और दवा और सुगंधी वाले जो पौधे हैं, इनका ठीक से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और अच्छा मुनाफा लेकर के खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अगला खत मैं ले रहा हूँ, ये भाई बिशन कांत मिलिंद मथुरा से लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले साल इन्होंने अपनी फसल जो है बहुत बर्बादी का रुख देखा, और जो कि तबाही का रुख देखा, जो कि बरसात ने उसको तबाह किया। इस साल वो चाहते हैं कि उसका कम से कम बीमा करा लें, और कहते हैं कि हाल ही में कोई एक नई बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री नई कृषि बीमा योजना। ये चाहते हैं कि एक तो आप इसके बारे में जानकारी दें इनको, क्या क्या है ये योजना, और ये योजना किस तरीके से ये अपने लिए लाभान्वित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हाल ही में देश भर में लागू किया गया है, और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें सरकार ने पहले भी बीमा योजनाएं होती थी, काफ़ी संशोधन करके जो भी विसंगतियां थी उनको दूर किया गया है। और कोशिश है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे घोषणा की कि 2 साल के अंदर कम से कम 50% किसानों को इसके दायरे में लाया जाए। एक दूसरी बात थी कि पहले होता था कि एक ही राज्य में कई कंपनियां काम कर रही हैं, तो अलग अलग दर होती थी उनकी जो किस्त की, उसको, उस विसंगति को दूर किया गया है। एक फसल, एक सीजन, एक दर, इस तरीके से इसको रखा गया है। और बहुत कम किस्त किसानों को देनी होगी, जैसे खरीफ के मौसम में 2% और रबी में 1.5% मात्र भुगतान किसानों को करना होगा। बाकी सरकार की तरफ से 90% तक मदद सरकार की तरफ से इसमें है, और तुरंत इसका आकलन होगा। जब भी कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां होंगी तो उसका तुरंत आकलन करके किसानों को सीधे उनके खाते में भुगतान होगा। दूसरा, पहले कई चीज़ें इसमें नहीं कवर होती थी, उनको भी कवर किया गया, जैसे कटाई उपरांत खलिहान में आपका धान पड़ा हुआ है या कोई भी फसल है वो नष्ट होगी पानी से, बाढ़ से, उसको भी इसमें कवर किया गया है। तो बहुत से इसमें बदलाव किए गए हैं, और मोबाइल के माध्यम से या रिमोट सेंसिंग से, या जैसे आजकल ड्रोन, हेलीकॉप्टर छोटे जो आते हैं, उनके माध्यम से तुरंत आकलन करके जल्दी से जल्दी किसानों को भुगतान हो सके, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। और पूरे देश भर में इसको लागू किया गया है। समान फसल की समान वित्तीय इसमें किस्त रखी गई है। उस तरीके से काफ़ी लाभकारी होने वाली है किसानों के लिए। और जो किसान ऋण नहीं लेते वो किसान भी अब इसके दायरे में होंगे। तो बहुत कुछ बदलाव किया गया है, और आने वाले समय में केंद्र सरकार इसका काफ़ी बड़े स्तर पर प्रचार करने वाली है, जिससे सभी किसान भाइयों को इसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके और वो इसका लाभ उठा सकें। डॉक्टर साहब, एक बात है, ये इतनी अच्छी योजना सामने आई है और नई कृषि बीमा योजना, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि भाई संपर्क कहाँ से करेंगे, क्योंकि एक नई शुरुआत है, तो नई शुरुआत के लिए कम से कम ठिकाने तो पता हो। सरकार की जितनी भी विकासोन्मुख जो योजनाएं हैं, किसान हितकारी योजनाएं हैं, वो सभी कृषि विभाग राज्यों के जो हैं उनके माध्यम से लागू की जा रही हैं। तो कोई भी योजना हो, बागवानी की हो, फसल बीमा की हो या अन्य फसलों की, उसकी संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप कृषि अधिकारियों को संपर्क करें जो अपने नज़दीक में है। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। 1800 180 1551 मुफ्त सेवा है, टेलीफोन है, टोल फ्री है। आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक फ़ोन करके
कोई भी जब कभी समाचार पत्रों में, टीवी में, रेडियो में कृषि संबंधी कोई नई बात सुनते हैं तो आप निश्चित तौर पर किसान कॉल सेंटर को संपर्क करें, वो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और डॉक्टर साहब, ये जो इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आज आई हमसे लोगों ने जाननी चाहिए, और निश्चित तौर पर जो हमने प्रयास करके सटीक जवाब आपने उन तक पहुँचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थे आज के आपका ईमेल, आपकी चिट्ठी के जवाब। हम समझ सकते हैं कि आपको अपने जवाब जो है पूरी तरीके से तसल्ली बख्श मिले होंगे, लेकिन एक बात हमारी आप सुन लीजिए और हमारा आपसे अनुरोध है कि जब भी हमको ख़त लिखें तो कृपया करके सबसे पहले तो अपना नाम लिखिए, फिर गांव का नाम लिखिए और लिखिए कि आपका सवाल क्या है, और इस चीज़ को बहुत स्पष्ट लिखिए, क्योंकि कई जगह पर हम आपका स्थान पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्पष्ट नहीं लिखा होता है या फिर छूट गया होता है। तो इस अनुरोध को ज़रूर मानिएगा, और हाँ, झिझकिएगा नहीं। आपको जो भी जानकारी चाहिए कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, मछली पालन से संबंधित, हमको लिखते रहिएगा, और सबसे ज़्यादा सजगता ये दिखाइए कि हमारे कार्यक्रम को लगातार देखिए और उन पर भी कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी तो करके भेजिएगा ही। तो इसके साथ ही हम आपको चाहेंगे कि आप हमको इजाज़त दें ताकि हम अगले कार्यक्रम में जुड़ जाएं और आपके लिए बेहतरीन जवाब लेकर के आ सकें। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा ये जानने के लिए इंतजार रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल का। तो यदि आप चाहते हैं कि कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी करें तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल भेजें ताकि आपकी समस्याएं हमारे तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और हम इसका समाधान कर सके। साथ ही हमें पत्र लिखना न भूलें और मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नई कृषि जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।